हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप टाइटल देख ही चुके होंगे, आज की स्टूडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान, जो कि आपका 20 जुलाई को टेस्ट हुआ था। तो उसकी आंसर शीट के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए यार हाँ वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ साथ जिस स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इस वीडियो को देख लीजिए, इस लेक्चर को कंप्लीट देखिए, क्योंकि यार हाँ यहाँ पर आपको कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो चला आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, निम्न में से कोशिकाओं में एकल झिल्ली नहीं पाई जाती है, यानी कौन सा ऐसा कोशिकाएं है जिसमें यहाँ एकल झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइसोसोम हुआ और केंद्रक हुआ, इन तीनों में क्या होती है, एकल झिल्ली पाई जाती है। अर्थात राइट आंसर कौन सा होता है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा नहीं पाई जाती है तो कौन सा होगा आपका राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पैलियोजोइक युग में कौन से जंतुओं का महत्व था। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो कि मान लीजिए जुरासी काल होता है तो किसका था, यहाँ जुरासी काल होता है डायनासोर का होता है। तो उसी जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पैलियोजोइक जो युग था उसमें कौन से जंतुओं का महत्व था। एवीज का था, रेप्टिलिया का था, फिर मैमेलिया का था, फिर प्रोटोजोआ का था। तो राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ ये होता है रेप्टिलिया का होता है। ठीक है यार, हाँ अगर बात है पैलियोजोइक युग तो इनमें किस जंतुओं का महत्व होता है, ये था रेप्टिलिया का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं। और रेप्टिलिया का मतलब क्या होता है, सरीसर्प। ठीक है, रेप्टिलिया का मतलब होता है सरीसर्प होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वेसोप्रीन का अन्य नाम होता है। तो यार हाँ इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है कि वेसोप्रीन का अन्य नाम क्या होता है, ये होता है एडीएन होता है। क्या होता है, एडीएन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्लाइकोलाइसिस या फिर ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम किस में पाए जाते हैं। ठीक है यार, यहाँ पर आपसे पूछा है ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम है ये किस में पाए जाते हैं, साइटोसोल में, माइटोसिल यानी केंद्रक में, या फिर अंतःप्रदेश जालिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अगर बात है ग्लाइकोलिसिस या फिर ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम होते हैं ये पाए जाते हैं साइटोसोल में पाए जाते हैं। किसमें है, अर्थात राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ये जो एंजाइम होते हैं ये पाए जाते हैं साइटोसोल में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मटर होता है। तो मटर क्या होता है, आपको सभी को पता है यार, मटर क्या होता है, एक स्वपरागित फसल होती है। मटर क्या होता है यार, हाँ एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे अधिक विकसित होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ ग्रंथियों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि अग्नाशय हुई, लैंगरहैंस दीपिकाई हुई, थायरॉइड हुई और यकृत हुई। तो इनमें से आपसे पूछा गया था सबसे अधिक विकसित जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। तब आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ना यकृत। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किसी पादप को नई स्थान पर उगाना क्या कहलाता है। किसी पादप को नई स्थान पर उगाना क्या कहलाता है, बसंतीकरण, पादप पुनः स्थापना, या फिर पांडुरता, या फिर पादप अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर इसे हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई सा है, ठीक है, कोई सा भी जंगली प्लांट है, यानी जो जंगल में उगाया है। मान लीजिए कोई सा भी जंगली प्लांट है, उसे हम अगर मान लीजिए कि खेत अर्थात किसी विलेज में लाकर, गांव में लाकर उसे अगर ग्रो कर रहा है, यानी किसी नए क्षेत्र पे अगर उसे ग्रो किया जाता है तो उसे बोला जाता है ग्राम्यन। ठीक है, लेकिन यार हाँ यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यार पादप पुनः स्थापन। ठीक है, इसी क्रिया को अगर दूसरे नाम से जानते हैं तो उसे यार हाँ पादप पुनः स्थापन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्रामीण भी आप इसे मान सकते हो या फिर पादप पुनः स्थापन भी। तो इसका मतलब क्या होता है, यार किसी नए क्षेत्र में, किसी नए यानी जो अगर मान लीजिए किसी जंगली पौधे को किसी नए क्षेत्र में उगाना ही क्या कहलाता है, पादप पुनः स्थापन कहलाता है। अतः राइट आंसर कौन सा होता है, सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात करते हैं कि टोनोप्लास्ट से घिरी रहती है। तो टोनोप्लास्ट से घिरी रहती है अर्थात कौन, अर्थात टोनोप्लास्ट किसको घेरे रखता है, तो ये रखता है यार हाँ रिक्तिकाओं को। ठीक है, टोनोप्लास्ट के द्वारा रिक्तिकाएं घिरी रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ की बिंदु स्राव किसके कारण होता है। अब यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कई बार आपसे पूछा भी गया है कि बिंदु स्राव किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है यार मूल दाब के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये होता है मूल दाब के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं अमोनिटेलिक प्राणी निम्न में से किसका उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि अमोनिटेलिक प्राणी होते हैं, एक होते हैं यूरिकोटेलिक होते हैं, एक होते हैं यूरिकोटेलिक, एक होते हैं अमोनिटेलिक। तो यहाँ अमोनिटेलिक का मतलब क्या होता है, यहाँ वे प्राणी जो कि यहाँ अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसे तो बोला जाता है अमोनिटेलिक। और अगर बात है यूरिकोटेलिक, तो यूरिकोटेलिक का मतलब होता है वे प्राणी जो क्या है यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, या फिर यह जंतु या फिर प्राणी तो यानी यूरिया का जो उत्सर्जन करते हैं उन्हें तो बोला जाता है यूरिकोटेलिक। लेकिन जो प्राणी यहाँ अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसे बोला जाता है अमोनिटेलिक। अर्थात राइट आंसर कौन सा होता है, अमोनिया। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछे अमोनिटेलिक प्राणी में निम्न में से किसका उत्सर्जन करते हैं, तो अमोनिटेलिक नाम से स्पष्ट हो रहा है अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कई बार आपको सोल्व भी करवाया था कि यहाँ शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा शरीर के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है। शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा शरीर या जो एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है, जो क्रोमोसोम को जो गति करने के लिए, स्पीड देने के लिए जो एनर्जी प्राप्त होती है वो किस भाग से प्राप्त होती है। तो ये होती है हम मध्य भाग से होती है। कहाँ से होती है, हाँ सिर से नहीं होती, पूंछ से नहीं होती, बल्कि कहाँ से होती है, मध्य भाग से जनरेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए, यदि आरबीसी को हाइपोटोनिक घोल में रख दिया जाए तो वे क्या होगी। ठीक है, यानी आरबीसी को अगर मान लीजिए हाइपोटोनिक घोल, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया, एक तो होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक। तो यहाँ पर आपसे पूछा है हाइपोटोनिक घोल में अगर आरबीसी को रख दिया ऐसा है तो उससे असर क्या पड़ता है आरबीसी पर। ठीक है, आरबीसी पर क्या असर पड़ता है उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो अगर बात है यार आरबीसी, तो यार अगर आरबीसी को हाइपोटोनिक घोल में रख दिया जाता है तो उससे क्या होता है, ये आयतन में बड़े होकर फट जाएंगे। ठीक है यार, आरबीसी की जो सेल्स होती है या फिर आरबीसी होती है तो ये क्या होती है, आयतन में बड़ी होकर फट जाएगी। ठीक है, हाइपोटोनिक घोल में रखने पर इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आयतन में बड़े होकर फट जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है, मादाओं में गर्भाशय के दौरान भी किसका स्राव रुकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप सोचा है किसका स्राव रुकता नहीं है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान किसका स्राव नहीं रुकता है, तो वो कौन सा होता है, ये होता है एस्ट्रोजन होता है। किसका स्राव नहीं रुकता है, ये होता है एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है जीवी विभव का संबंध किससे होता है, तो इसका भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जीवीय विभव, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जीवीय विभव, मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये होगा यहाँ जनन की क्षमता। ठीक है, जीवीय विभव का संबंध किससे होता है, ये होता है जनन की क्षमता से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व पौधे को आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं होता है। तो यहाँ सबसे पहले अगर आप कोई से भी क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हो, वहाँ भी अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझना है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना कि आपको हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा सा सही से समझना है, उसी के बाद में आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोचा कौन सा खनिज पोषक तत्व यानी पौधों का आवश्यक ही नहीं होता है, तो वो कौन सा होता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर है कि सोडियम, पोटेशियम, जिंक और आयरन। तो यहाँ पोटेशियम, जिंक और आयरन की अगर बात करते हैं तो ये तीनों ही क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं पौधों के लिए। लेकिन अगर बात करें सोडियम, तो सोडियम क्या होता है, हाँ ये होता है बेनिफिशियल होता है, एसेंशियल नहीं होता है। ठीक है यार, हाँ बेनिफिशियल तो ज़रूर होता है लेकिन ये एसेंशियल नहीं होता, अर्थात आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा। राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो कर देना एक लाइक, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लेना सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। अब याद रखें यहाँ पर आपसे पूछे ऊर्जा के पिरामिड। ठीक है, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे या खड़े होते हैं। याद रखेंगे ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे या खड़े होते हैं, अतः राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ की आपने एक पढ़ा होगा 10% का नियम। ठीक है, लिंडेमान का है शायद, वो अभी क्लियर याद नहीं आ रहा है। तो ये कि यार हाँ 10% का नियम होता है एनर्जी का। ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी है, कोई सा भी जीव जंतु है तो वो एक प्लांट एक को खाता है दूसरे में, तो इसमें यहाँ इसका एग्जाम्पल हम बात करेंगे, जैसे कि हिरण। ठीक है, हिरण है तो इसका शिकार कर लिया मान लीजिए शेर वगैरह ने, तो जो शेर में यार है हिरण से जितनी जो एनर्जी होगी, ठीक है, हिरण का मान लीजिए 100% एनर्जी है, तो जो इसका यानी उपभोग करता है शेर या कोई भी मान लीजिए कि यानी जो इसका उपभोग करते हैं तो इसमें यार केवल इसका 10% एनर्जी जाएगी। ठीक है, इसके पास 100% है, इसके पास केवल 10% जाएगी। अगर फिर इसका भी शिकार किसी ने कर लिया, ठीक है, यानी तो उसमें भी कितना जाएगा, केवल 10% जाएगा, इस 10% का हिस्सा। ठीक है, यानी उसमें जितनी एनर्जी होती है जीव में तो उसका केवल 10% जाता है। इसलिए यहाँ ऊर्जा के पिरामिड हमेशा कौन से होते हैं, सीधे या खड़े होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा रोग असंचरणीय होता है, असंचरणीय होता है। ठीक है, तो यानी कौन सा फैलता नहीं है, ये आपसे पूछेगा। ट्रांसमिट कौन सा नहीं होता है, हैजा, गठिया, खड़ा या फिर छोटी मादा, तो कौन सा होगा आपका राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है निम्नलिखित में से कौन सा वायु में समृद्ध मृदा पाई जाती है, अर्थात यहाँ समृद्ध मृदा किस में पाई जाती है। एक पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना था कि समृद्ध मृदा किस वायु में पाई जाती है, तो कौन सा होगा आपका राइट आंसर, यहाँ ये होगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में समृद्ध मृदा पाई जाती है। याद रहेगा कि अगर आपसे बोले जाते हैं कौन से वायु में समृद्ध मृदा पाई जाती है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है सोमोक्लोन प्राप्त किया ऐसा है, तो यहाँ अगर बात है सोमोक्लोन, तो सोमोक्लोन किसे प्राप्त किया ऐसा है, ये प्राप्त किया ऐसा है उत्तक संवर्धन के द्वारा। ठीक है, यहाँ सोमोक्लोन जो प्राप्त किया ऐसा है, ये क्या ऐसा है
टिश्यू कल्चर के द्वारा, ऊतक संवर्धन के द्वारा। ओके, सोमोक्लोन का मतलब होता है यानी कि सेम जनक के जैसा ही जो संतति होती है उसका होना ही क्या कहलाता है, सोमोक्लोन कहलाता है। ठीक है, क्लोन का मतलब होता है हूबहू। ठीक है, सेम टू सेम एक कॉपी होना ही क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। ओके, इस बात को तो आप इजीली जानते होंगे। तो यहाँ पर आप सोच रहे सोमोक्लोन किससे प्राप्त किया ऐसा है, ठीक है, प्राप्त किया ऐसा है टिश्यू कल्चर या फिर ऊतक संवर्धन के द्वारा प्राप्त किया ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केचवी का शरीर कितने भागों में बटा रहता है। तो केचवी का शरीर है ये भागों में बटा होता है 100 से 120 भागों में। ठीक है, याद रखिएगा कि केचवी का जो बॉडी पार्ट होता है ये कितने भागों में डिवाइड रहता है, ये होता है 100 से 120 पार्ट में डिवाइड रहता है। कितने भागों में बटा रहता है, ये होता है 100 से 120 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि माइकोराइजा किसका संबंध होता है। तो आपने यानी ये माइकोराइजा कई बार पढ़ा है। ठीक है, अगर आप बाई चांस भूल गए हो तो दो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है यहाँ, ये होता है सहजीवी होता है। ठीक है, माइकोराइजा क्या होता है, ये होता है सहजीवी। अब बात करते हैं ये जो सहजीवी होता है ये किसके मध्य होता है। सहजीवी तो होता है, ये तो हमने बात की ली, लेकिन ये होता किसके मध्य है और होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि यहाँ माइकोराइजा। ठीक है, तो यहाँ प्लांट की रूट के मध्य और फंजाई के मध्य का, ये दोनों का मध्य का जो संबंध होता है इसी को बोला जाता है यहाँ माइकोराइजा। ठीक है, तो इसमें क्या करता है यार, जो फंजाई होता है ये तो क्या होता है, जो जैसे कि पोषक तत्व होते हैं जो कि घुलनशील अवस्था में सोइल में पड़े रहते हैं, तो उनको घुलनशील अर्थात सोल्यूबल कंडीशन में चेंज करके क्या करते हैं, प्लांट को ये अवेलेबल कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। बदले में क्या करते हैं यार, जो पौधे होते हैं ये फंजाई को क्या करते हैं, ये इसको पोषण प्राप्त करते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं, इसको पोषण और रक्षा प्रदान करते हैं फंजाई को, और फंजाई क्या करता है, इन्हें यहाँ न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी देता है। याद रहेगा कि यहाँ फंजाई को तो क्या करता है, पौधा इसको संरक्षण देता है, बजाय में फंजाई क्या करता है, ये करता है यहाँ जो पोषक तत्व होते हैं जो कि अस्थायी अवस्था में मृदा में पड़े रहते हैं, स्थायी अवस्था में पड़े रहते हैं, उन्हें यहाँ सोल्यूबल कंडीशन में चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये होता है कवक होता है। और इस संपूर्ण क्रिया को ही यहाँ माइकोराइजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है अमीबा में कूटपाद का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो कूटपाद का, ठीक है यार, हाँ ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो अमीबा में कूटपाद का प्रमुख कार्य क्या होता है, ये होता है गमन का कार्य, अर्थात यहाँ चलने में सहायता करता है। अमीबा में कूटपाद का प्रमुख कार्य क्या होता है, ये होता है यहाँ गमन का कार्य होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तर्कतंतु का निर्माण होता है। तो यहाँ तर्कतंतु का जो निर्माण होता है ये होता है प्रोफेज के अंत में होता है। कब होता है यहाँ तर्कतंतु का जो निर्माण होता है, ये होता है प्रोफेज के अंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि काइजमेटा किस अवस्था में दिखाई देती है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए यहाँ इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसे आप कैसे याद रखोगे, पीसी के नाम से याद रखोगे। ठीक है यार, हम पीसी आपको डायरेक्ट याद है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है पेकाइटिन, ठीक है यार, हम पेकाइटिन, तो पेकाइटिन में ही देखने को मिलता है काइजमेटा। ठीक है, इसकी कौन सी आपकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी, ये रहेगी पीसी रहेगी। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना पीसी। ओके, पीसी का मतलब होता है यहाँ पर पेकाइटिन में यहाँ काइजमेटा देखने को मिलती है। यानी पीसी का मतलब क्या होता है, पेकाइटिन में काइजमेटा अवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पादप द्वारा खनिज लवणों का अधिकतम अवशोषण कैसा है, अर्थात किस रूप में कैसा है, किस फॉर्म में कैसा है, ठोस रूप में कैसा है, गैस रूप में कैसा है, आयन के रूप में कैसा है, फिर इन सभी के रूप में कैसा है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर पूछा गया है खनिज लवणों का जो अधिकतम अवशोषण कैसा है। ठीक है, ये किस रूप में कैसा है, ये कैसा है, आयनों के रूप में कैसा है, किस रूप में कैसा है, आयनों के रूप में कैसा है, अर्थात राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण कैसा है। तो ये सभी आपको पता होगा यार। हाँ, अगर बातें हैं कि जड़ों का जो जल का अधिकतम अवशोषण कैसा है, ये किसके द्वारा कैसा है, ये कैसा है, दीर्घीकरण प्रदेश में कैसा है, या फिर कहाँ पर कैसा है, तो ये कैसा है यार, हाँ दीर्घीकरण प्रदेश में कैसा है। ओके, सॉरी यहाँ पर आपसे पूछा है जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण होता है, तो ये कैसा है, मूल रोम क्षेत्र में होता है। कहाँ पर होता है, हम मूल रोम क्षेत्र में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मूल रोम होता है, तो यहाँ मूल रोम का जो प्रमुख कार्य होता है ये क्या होता है यार, हम पानी का जो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है यार, हाँ सोइल से पानी का एब्जॉर्ब करना है यार, हाँ मेन फंक्शन किसका होता है, ये होता है मूल रोम का होता है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि पत्तियों का गिरना किसके उपयोग से कम किया जाता है, या फिर किसके द्वारा होता है, ये भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया ना पत्तियों का गिरना, इस पॉइंट का हमको हमेशा ध्यान रखना है कि मान लीजिए जो पत्ती बिना कोई मतलब कोई गिर जाती है तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ही रहता है यहाँ एब्सिसिक अम्ल होता है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए कोई प्लांट है,
ठीक है। यहाँ पर कोई मान लीजिए प्लांट है, उसकी कोई लीव्स है, ठीक है। सबसे पहले हम लीव्स की बात करते हैं कि लीव्स है ये क्या उसकी स्टेम पर लगी हुई है, स्टेम पर लगी हुई है या फिर कोई शाखा मान सकते हो, कोई ब्रांच पे लगी हुई है। तो यहाँ पर यहाँ एब्सिसिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या रहेगा यार, यहाँ पर जो होता है, ठीक है, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या होता है, एब्सिसिक अम्ल का निर्माण होता है। और अगर मान लीजिए एब्सिसिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इससे क्या होता है, यहाँ जो ये स्टेम होती है अर्थात लीफ होती है, यहाँ लीफ होती है और जो ब्रांच होती है, तो इन दोनों की मध्य से टूट जाती है, यहाँ कट जाती है यानी टूट जाती है, ठीक है, याद रहेगा। यानी इसको गिराने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ये क्या है यहाँ एब्सिसिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। और एब्सिसिक अम्ल का निर्माण कहाँ पर होता है, इन दोनों के मध्य में होता है, ठीक है। यहाँ ब्रांच और पत्ती के बीच में, यानी जो जड़ होती है पत्ती की, मान लीजिए जड़ टाइप में होती है ना लास्ट वाला, तो इस लास्ट पोर्शन पे क्या होता है, एब्सिसिक अम्ल का निर्माण होता है। और एब्सिसिक अम्ल की अगर ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो क्या होती है, पत्ती टूट जाती है। ओके, अब क्वेश्चन याद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पारिस्थितिकी में अध्ययन कैसा है, तो यहाँ पर याद रखना आपसे पूछा है पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन कैसा है, तो ये यहाँ पौधे और पर्यावरण का तो नहीं किया जाता, बल्कि किसका कैसा है, जीव व उनके पर्यावरण का अध्ययन कैसा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ अगर बात करते हैं पारिस्थितिकी में अध्ययन किसका कैसा है, ये कैसा है, जीव व उनके पर्यावरण का अध्ययन कैसा है, न कि पौधे व पर्यावरण का कैसा है, ठीक है। याद रहेगा कौन सा है आपका राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य जाल क्या होता है, तो यहाँ ये होता है, यहाँ जुड़ी आहार श्रृंखलाओं का समूह होता है। क्या होता है खाद्य जाल, ये होता है यहाँ जुड़ी आहार श्रृंखलाओं का एक समूह होता है। इसे आप ये नहीं शॉर्ट वे में हम समझेंगे, वैसे डिटेल में तो हम बात करेंगे नहीं कि खाद्य जाल क्या होता है, ठीक है। तो खाद्य जाल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई सा भी घास है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे घास से। तो मान लीजिए घास है, इसे कोई छोटे मोटे कीड़े खा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए छोटे मोटे कीड़े हैं, तो ये छोटा मोटा कीड़ा है, तो इस को क्या कहते हैं, बड़े कीड़े खाते हैं, बड़े कीड़ों को भी कुछ खाता होगा, ठीक है। तो यानी ऐसे श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे कि यानी छोटा पहले तो क्या होता है, पादप होता है, उसे कीड़े खाते हैं, कीड़े को बड़े कीड़े खाते हैं, इसके बाद में कुछ पक्षी वगैरह इनको खा जाते हैं, बड़े कीड़ों को भी, ठीक है। तो एक श्रृंखला तो ये हुई। अब सेकेंड श्रृंखला की अगर बात करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेंढक की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी मेंढक क्या करता है यार, सबसे पहले तो क्या होता है, छोटे कीड़े आते हैं, छोटे कीड़ों क्या खाता है यार, हाँ ये खाता है, मेंढक खाता है। ओके, मेंढक खाने के बाद में क्या होता है, मेंढक खा गया अगर मान लीजिए इसे, तो अगर मेंढक खा गया तो मेंढक को क्या खाता है, सांप खाता है, सांप को क्या खा जाता है, जो बाज होता है तो क्या खाता है, सांप को भी खा जाता है। मतलब एक श्रृंखला इसका निर्माण हो गई। तो इन दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ने का कार्य करते ही ये होता है खाद्य जाल होता है, ठीक है। इन दोनों के मध्य का जो संबंध दर्शाती है, इस संपूर्ण क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है। अर्थात यानी हर एक जीव दूसरे पर डिपेंड रहता है, हर एक जीव एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, और इस संपूर्ण श्रृंखला को ही किस नाम से जाना जाता है, खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि सब्जियां सामान्यतः होती है। तो सब्जियां सामान्यतः क्या होती है, ये होती है सारी कंडीशन की होती है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है नेचर की, तो यानी किस नेचर की होती है सब्जियां, ये होती है सारी नेचर की होती है। किसकी होती है, सारी नेचर की होती हैं। और अगर बात करें जितने भी जो फल फ्रूट होते हैं, अर्थात यानी फलों की अगर आपसे पूछा जाता है कि फल सामान्यतः क्या होते हैं, तो फल क्या होते हैं, हाँ अम्लीय नेचर के होते हैं, अर्थात एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। यानी जितने भी जो अगर बात करें फल, तो फल क्या होता है, एसिडिक नेचर के होते हैं। और जितनी भी जो सब्जियां होती है ये किस नेचर की होती है, ये होती है सारी नेचर की होती है। अब यहाँ पर अगर बात है जो सब्जियों में होती है, एक अपवाद होता है जैसे कि टोमेटो। तो टोमेटो क्या होता है, यहाँ सारी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, टोमेटो एसिडिक नेचर का होता है। टोमेटो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और यही यहाँ सब्जियों में एक एग्जाम्पल है, एक अपवाद है, जो कि क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और सभी क्या होते हैं, सारी अवस्था के होते हैं, ठीक है। तो सभी पॉइंट आज क्लियर हो चुके हैं आपके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर देना एक लाइक, इसके साथ साथ यार आपको कमेंट करना है, ठीक है। आपको ये कमेंट जरूर करना है कि आपके हिसाब से जितने भी आपने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, तो उनमें से आपके कितने राइट आंसर हुए हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। डायरेक्ट आप कमेंट करना कि यहाँ पर जितने भी जो आंसर शीट में हम क्वेश्चन को क्लियर किए हैं, इनमें से आपको क्या लगता है, आपके कितने क्वेश्चन राइट होने चाहिए, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक से, जब तक ले जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।